हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल कंसल्टेंट। आई एम निखिल। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 पार्ट 1.2 सेटअप एंड इन्वेस्टमेंट। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप खुद का बीपीडीसी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी आ सकती है, मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स खरीदा है वो एवरेज स्टूडेंट्स है और उन्हें कम से कम बजट में खुद का कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपका कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट हो। इस पार्ट में हम टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इट स्टार्ट्स विथ यू, सेकंड इज बेसिक सेटअप एंड थर्ड वन इज बेसिक इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स बिगिन विथ चैप्टर 1 इट स्टार्ट्स विथ यू। सो गाइस, बड़ा ही सिंपल रूल है, नथिंग विल चेंज अनलेस यू चेंज योरसेल्फ। जी हाँ, जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे तब तक आप बाकी दुनिया भी चेंज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि अगर जैसे आपको बीपीडीसी फर्म खुद का स्टार्ट करना है और आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको खुद को चेंज करना होगा। मतलब कि आपको आपके अंदर कुछ नया नॉलेज एक्वायर करना होगा, तब जाके आप खुद का बीपीडीसी फर्म रन कर सकते हो। अब ये बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं है, बड़ा ही सिंपल है और इस कोर्स में हम वो सिंप्लीफाइडली आपको बताने की कोशिश भी हमने की है। जैसे जैसे आप ये कोर्स कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें पता चलेगी, लेकिन सिर्फ पता चलने से नहीं होगा, आपको वो ट्राई करके भी देखना है। आपको जो हम असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे वो असाइनमेंट्स कंप्लीट भी करने हैं। आपको ये भी देखना है कि वो असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट कितने टाइम में किए हुए। ऐसा नहीं कि आज असाइनमेंट आपको मिला और आप 1 महीना उसको आराम से करते बैठे हैं। तो जितना ज्यादा आप खुद को चेंज करोगे, मतलब कि जितना ज्यादा आप इस पर मेहनत करोगे, उतना जल्दी आप खुद का बीपीडीसी फर्म कॉन्फिडेंटली रन कर पाओगे। अब मान के चलिए कि आप जस्ट पास आउट हैं या फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नॉलेज नहीं है, तो आप कैसी मतलब कौन सी वो चीजें हैं जो आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, कैसे आप खुद को चेंज कर सकते हैं, चलिए यही इस चैप्टर में हम सीखेंगे। सो इम्प्रूव योर थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट। सबसे पहले तो आपको अपना थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। किताबों में आपने बहुत कुछ सीखा है, इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में या आर्किटेक्चर में जो भी कोर्स आपने किया हुआ है, ये सारी चीजें मोस्टली आपने सीखी हुई है, लेकिन आपको इसको फिर से रिवाइज करना है। जैसे कि टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स के टाइप कौन से हैं, कितने प्रकार के बिल्डिंग्स होते हैं, आपके आजू बाजू कौन से टाइप्स के कंस्ट्रक्शन है, ये आपको देखना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्डिंग के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बायलॉज क्या होते हैं, एफएसआई कितना होता है, आपके एरिया में परमिसिबल एफएसआई कितना है, ये सारी जानकारी आपको लेनी है। देन कंपोनेंट्स, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उनके स्टेजेस कैसे हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होना जरूरी है। देन मटेरियल में कौन से टाइप का मटेरियल बिल्डिंग के लिए यूज होता है, आपके एरिया में मटेरियल कहाँ से आता है, कौन से मतलब गांव से आता है, मतलब जरूरी नहीं जैसे आपके यहाँ पे एग्रीगेट आ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि एक ही सोर्सेस से एग्रीगेट आए, हो सकता है कि 2-4 सोर्सेस हो जहां से आपके एरिया में एग्रीगेट आ रहे हैं और सबकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। सेम ये सैंड के लिए भी लागू हो सकता है। आपके यहाँ पे रिवर सैंड मिलती है या फिर क्रश सैंड मिलती है, कौन से टाइप की मिलती है ये आपको देखना है। देन सीमेंट आपके एरिया में कौन से कंपनी के अवेलेबल है, स्टील कौन से कंपनी का मार्केट में अवेलेबल है, कौन सा अच्छा है, जितने भी टाइप के मटेरियल हम बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं वो सारे मटेरियल्स की जानकारी आपको होना जरूरी है। सिर्फ मटेरियल की जानकारी मतलब उसमें रेट भी आ गए, आपके एरिया में मटेरियल का रेट क्या है ये भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। देन गाइस, बिल्डिंग बनाने का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से बिल्डिंग स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है और कैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए एंड होती है, ये प्रोसीजर भी आपको पता होना जरूरी है। ऑब्वियसली हम हमारे कोर्स में तो ये सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से वो नॉलेज लेने की कोशिश करते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। देन क्वालिटी चेक, बिल्डिंग जैसे आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो आप कौन से चीजों की क्वालिटी चेक करोगे और वो किस तरह से चेक की जाती है। कुछ विजुअली चेक कर सकते हो, कुछ टेस्टिंग करके चेक कर सकते हो, तो हर किसी का अलग अलग मेथड है। अब जरूरी नहीं कि सारी की सारी टेस्टिंग्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हो, लेबोरेटरी का खर्चा आपको या फिर जो भी आपका क्लाइंट है
उसको वो मतलब फिजिबल होगा या नहीं होगा ये हम बोल नहीं सकते, तो विजुअली भी आपको ये सारा चेक करते आना चाहिए। तो ये सारी चीजों का नॉलेज आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देन गाइज आपको आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंप्रूव करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। हाउ टू प्लान एंड डिजाइन, कैसे प्लान बनाया जाता है, कौन से कंपोनेंट एक घर में होते हैं, उन्हें किस तरह से सेट करना है, उनका डिजाइन किस तरह से करना है। फिर वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी गाइस। बहुत सारे लोग हैं जो वास्तुशास्त्र को मानते हैं और मतलब पूरी तरह से मानने वाले भी लोग हैं, कुछ मीडियम मानने वाले भी लोग हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र का इंपॉर्टेंस इंडिया में तो भी बहुत ज्यादा है। और एक घर बनाते वक्त वास्तुशास्त्र होना भी बहुत जरूरी है। आप चाहे इसको माने या ना माने, लेकिन एक बात आप याद रखिए, आप बीपीडीसी फर्म रन कर रहे हो, इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्लाइंट की तरह सोचना पड़ेगा, ना कि खुद की तरह। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वास्तुशास्त्र, तो आपको वास्तुशास्त्र प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो आपको वास्तुशास्त्र का भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। देन गाइस लेआउट मार्किंग, जो प्लान आपने बनाया है, जो सेंटर लाइन प्लान आपने बनाया है, उसको ऑन फील्ड जाके आप कैसे मार्किंग करोगे, जिसे हम लेआउट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, इसका भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना जरूरी है। देन गाइस नॉलेज कन्वर्जन, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, जो आपने स्कूल कॉलेजेस में आपके पढ़ा है अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, तो ये नॉलेज को आपको प्रैक्टिकली कन्वर्जन करते आना भी जरूरी है। क्योंकि आप जिनके साथ काम करने वाले हो, ये कॉन्ट्रैक्टर्स है, लेबर्स है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर्स है, और आपके क्लाइंट है। तो इन्होंने तो इंजीनियरिंग का स्टडी नहीं किया है, तो इसलिए उनको थ्योरेटिकल तो कुछ पता नहीं है। तो आपको उसे कन्वर्ट करके उनको प्रैक्टिकल नॉलेज में बताना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका ये नॉलेज कन्वर्जन और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। देन हाउ टू मेजर, देखिए हमने जितनी भी पढ़ाई की है वो सारी मीटर, mm, सेंटीमीटर इसमें ही की है। हमारे जितने भी बुक्स में जो कुछ दिया हुआ था ये रिगार्डिंग मीटर था, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द साइट पे काम चलता है वो फीट एंड इंचेस में चलता है। तो अब फीट एंड इंचेस में आपने पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन आपको ये मेजर करते आना चाहिए और ये कन्वर्ट करने आना भी चाहिए कि आप जो जो कुछ आप मीटर या सेंटीमीटर में बना रहे हो, तो वो फीट एंड इंचेस में भी आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आप जो भी लेबर को मतलब ऑर्डर्स दोगे या जो भी आप उनको गाइड करोगे, तो ये फीट एंड इंचेस में भी आपको करते आना बहुत जरूरी है। देन गाइस थंब रूल्स, कुछ देखिए जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली थंब रूल्स पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपको कोई ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग बनानी है, 2 BHK घर बनाना है, तो उसके लिए आपको कॉलम, बीम, स्लैब का स्ट्रक्चरल डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये थंब रूल के हिसाब से सेट होता है। लेकिन आपको अगर कोई बड़ा मॉल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी। जो भी कोई जिसने भी स्ट्रक्चरल डिजाइन, कोई आर्किटेक्चर होगा उनको स्ट्रक्चरल डिजाइन ज्यादा अच्छा आता है, या फिर किसी ने स्ट्रक्चर में एमटेक किया हुआ है उसको ज्यादा अच्छे से आएगा, तो वो टाइम पे स्ट्रक्चरल डिजाइन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमने ये जो कोर्स डिजाइन किया है, ये तो हमने आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, ये स्टार्ट को कंसीडर करके किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को तो अब डिजाइन नहीं आ सकता, तो आप थंब रूल को लेके, थंब रूल के हिसाब से आप खुद का बीपीडीसी फर्म कैसे आगे लेके जाओगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको सीखनी पड़ेगी। इस कोर्स में हम वो सारा कवर करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आप भी प्रैक्टिकली जितना नॉलेज वो ले सकते हो वो आपको लेना है। देन गाइस एस्टिमेट है। अब एस्टिमेट बनाना है तो एस्टिमेट की बुक लेके बैठो और सारा कैलकुलेशन करते जाओ जैसे हम कॉलेजेस में करते थे, ऐसा नहीं करना है। आपको ऑन साइड भी एस्टिमेट आना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई 1200 स्क्वायर फीट का स्लैब है, तो उसके लिए कितना मतलब स्लैब कास्टिंग के लिए कितना बैग सीमेंट लगेगा, या फिर कितना क्विंटल लोहा लगेगा, मतलब जिसे स्टील बोलते हैं हम, कितना स्टील लगेगा, कितने एग्रीगेट्स लगेंगे, कितनी सैंड लगेगी, ये सारा आपको प्रैक्टिकली आना जरूरी है। हर बार आप कागज पेन लेके वहां पे एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं सबके सामने, और उतना वक्त भी नहीं होता है। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके लिए ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। देन गाइस टाइप्स ऑफ लेबर, आपके एरिया में देखिए हमने तो बुक में वैसे पढ़ा है कौन से टाइप के लेबर होते हैं। स्किल्ड लेबर होता है, सेमी स्किल्ड होता है, अनस्किल्ड लेबर होता है, ठीक है। तो ये सारे जो मतलब ये 3-4 जो भी टाइप्स है लेबर के,
इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में उनको क्या बोलते हैं। इंग्लिश में तो कोई स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड ऐसा नहीं बोलता। जैसे हमारे एरिया में अब है तो जो स्किल्ड लेबर है उसको मिस्त्री बोलते हैं, ठीक है, और उसके साथ जो होता है अनस्किल्ड वाला उसको हेल्पर बोलते हैं। तो ऐसे ही उनको क्या बुलाते हैं ये जनरल नॉलेज है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है क्योंकि आप एज ए सिविल इंजीनियर वहां पे काम कर रहे हो। देन टाइम टेकन बाय डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स आपके एरिया में चलते हैं, किस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगता है, इसकी भी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। साथ ही में आपके एरिया में कौन से कॉन्ट्रैक्टर है और उनकी काम करने की स्पीड क्या है, इसका भी आप प्रैक्टिकल नॉलेज खुद के पास रखिए। यूं समझ लीजिए कि आपके मार्केट को जितना अच्छे से आप स्टडी करोगे उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उतनी ही आसान लैंग्वेज में आप क्लाइंट को ये सारी चीजें बता पाओगे। और ऐसा बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनका आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो। आप जितना ज्यादा ले सकते हो लीजिए, बहुत अच्छी बात है। देन गाइज, इन सभी चीजों के साथ साथ आपको आपका फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज में क्या क्या आएगा, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन। मान लीजिए आपके किसी क्लाइंट को होम लोन लेना है, वो बैंक से सारी इंक्वायरी कर सकता है, नो डाउट, बट फिर भी अगर आपको लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है होम लोन पे, तो आपके इस नॉलेज का आपके क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और आपको खुद के लिए भी ये जानना जरूरी है कि राइट नाउ कौन से आपके एरिया में जो भी बैंक्स होंगे अवेलेबल उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। देन फीस ऑफ एनओसी। देखिए आप अभी कंसल्टेंसी जस्ट ओपन करने वाले हैं, तो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, मान लीजिए किसी क्लाइंट को घर बनाना है तो उसके लिए उसे एनओसी लगती है। महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जो भी आपका एरिया हो वहां से उनको एनओसी लेनी पड़ती है। तो वो एनओसी लेने के लिए ग्राम पंचायत या नगर पालिका या महानगर पालिका की फीस क्या है, इन शॉर्ट ऑथोराइज डिपार्टमेंट की फीस क्या है, इसके बारे में भी आप जानकारी रखिए। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बहुत से क्लाइंट को ये पता नहीं होता है। तो जब वो आपसे मिलने आते हैं तो ये सवाल जरूर करते हैं कि सर ये एनओसी के लिए टोटल कितना खर्चा आएगा। अब ये पूछने के पीछे उनका रीजन ये होता है कि उनको डर लगता है कि भाई कितना पैसा लेंगे, मुझसे ज्यादा तो नहीं लेंगे क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई लूट ले या कोई ब्राइब ना मांग ले मुझसे। तो ये सारी चीजों का डर रहता है उनसे, उन सभी क्लाइंट्स को। तो जब आप उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ इतना इतना फीस आ सकता है, एटलीस्ट आप एग्जैक्ट अगर उनको फिगर नहीं दे सकते तो उनको एक रेंज दीजिए कि इस रेंज में आपको खर्चा आ सकता है। तो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट आपका रिलैक्स हो जाएगा। और अगर उतना ही खर्चा आता है तो क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट भी बैठेगा और उसे यह भी लगेगा कि हाँ इंजीनियर साहब ने मेरे 2 पैसे बचा के दिए, ठीक है। देन फीस ऑफ कंसल्टेंट्स। जैसे आप बीपीडीसी फर्म रन करोगे आपके एरिया में, उसी तरह से ऑलरेडी बैठे हुए भी और इंजीनियर्स होंगे जो बीपीडीसी फर्म रन कर रहे हैं, तो उनका फीस क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैठ गए नए नए लेकिन आपका फीस उनसे भी ज्यादा हो गया। तो आपको मार्केट की फीस का पता होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे कम लीजिए बहुत ज्यादा, लेकिन उनसे मिलती जुलती या कोई 500-1000 रुपए अगर कम है तो भी चलेगा स्टार्टिंग में। ऐसा ना हो कि आपकी फीस उनसे ज्यादा हो या फिर बहुत कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको उनके फीस का भी नॉलेज होना जरूरी है। रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, देखिए ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो ये जरूर पूछेगा कि सर स्क्वायर फीट का रेट फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर्स है, कौन से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स है, कौन से मीडियम कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनका रेट क्या है, कम से कम रेट क्या है, मैक्सिमम रेट क्या है, किस तरह से मुझे उनसे डील करना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्लाइंट आपसे पूछेगा। और इनकेस अगर क्लाइंट आपसे ये सारी चीजें नहीं पूछता है, उसके बावजूद भी आप उनको बताइए कि सर आप जब किसी कॉन्ट्रैक्टर से डील करोगे तो आपको किस तरह से डील करना है। अगर ये बात आप उनको बताओगे और उनके 2 पैसे अगर आप बचा के दोगे तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर और ज्यादा बढ़ेगा और वो आपके क्लाइंट्स और ज्यादा बढ़ा के देंगे। जो रेफरल क्लाइंट्स जो होते हैं अगले साल, वो आपके ऑटोमेटिकली वो लोग बढ़ा के देंगे। इसके बाद आपको खुद को भी इसकी जानकारी जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर के फिलहाल मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो सोचेंगे कि हाँ भाई मैं बीपीडीसी फर्म के साथ साथ
कॉन्ट्रैक्टरशिप भी चालू करूंगा। तो आपको मार्केट के रेट पता होना जरूरी है। देन गाइज रेट ऑफ मटेरियल, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपके एरिया में जो भी मटेरियल यूज होता है उनका करंट रेट क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। खुद के नॉलेज को हर 2-3 महीने बाद अपग्रेड कीजिए, क्योंकि जो मटेरियल का रेट है वो चेंज होते रहता है, खास करके सीमेंट का और स्टील का। तो ये अपग्रेडेशन आपके पास जरूरी है। देन सीजनल फ्लक्चुएशंस इन रेट्स ऑफ मटेरियल, जी हाँ, इसी की हम अभी बात कर रहे थे कि 2-3 महीने बाद आपको खुद का अपग्रेड करना है, क्योंकि हर सीजन में अलग अलग रेट होते हैं मटेरियल के। अब सीजन के हिसाब से कौन से मटेरियल के रेट चेंज होते हैं, देखिए, एक होता है सैंड, सीमेंट, स्टील, ये 3 सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रेट्स है। सैंड का तो फिलहाल बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि सैंड मिल नहीं रही है। रिवर सैंड तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, उसमें बहुत ज्यादा बैन गवर्नमेंट ने फिलहाल ला रखा है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये जो कोई सैंड की चोरी वोरी होती थी ये सब कुछ बंद है फिलहाल। तो इसकी वजह से सैंड के रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे, बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप जो रेड ब्रिक्स यूज अगर आपके एरिया में कर रहे हैं, रेड ब्रिक्स तो वैसे बैन है बहुत सारी जगह पे, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो रेड ब्रिक्स का रेट क्या है, या फिर आपके यहाँ पे अगर सीमेंट ब्रिक यूज हो रहा है तो सीमेंट फ्लैश ब्रिक यूज हो रहा है, तो जो भी टाइप का ब्रिक यूज हो रहा है उसका रेट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है अगर आपको सारा नॉलेज अगर रहता है तो। रेट ऑफ प्लॉट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब आप खुद का बीपीडीसी फर्म रन करते करते एक एज एन इन्वेस्टर भी आप काम कर सकते हो। अगर आप मतलब आपका अर्निंग सोर्स आपके घर में अच्छा है, आपके पास अगर पैसा है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो प्लॉट्स में इन्वेस्ट आप कर सकते हो। क्या है कि आप अभी उसी फील्ड में जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा रहे हो, तो जैसे आपके एरिया में छोटे छोटे जो भी एरिया होगा आपके आजू बाजू, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्लॉट के रेट्स होंगे। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि वहां पे क्या प्लॉट का रेट चल रहा है। देखिए क्या होता है, कई बार इस फील्ड में आपके पास अपॉर्चुनिटी चल के आएगी। हर क्लाइंट आपके पास सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं आने वाला। कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा भी आ सकता है जिसको प्लॉट खरीदना है, बाद में घर बनाना है। तो ऐसे वक्त अगर मान लीजिए कि आपको यूं समझ लीजिए कि एक एरिया है ए करके, ठीक है, उसका एरिया का नाम है ए, तो वो ए एरिया में फिलहाल कुछ 400-500 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। यूं समझ के चलिए 500 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है रेट। अब कोई बाहर का आदमी आया है जिसको नहीं पता है कि वहां पे क्या रेट है, या फिर आपके पूरे एरिया में ABCD जितने भी एरिया हो वहां पे क्या क्या रेट्स चल रहे, उसको ये भी नहीं पता कि कहाँ पे वो प्लॉट खरीदे और कहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करे। तो मान लीजिए कि आपको आपके आजू बाजू के सारे एरिया का अगर अच्छा नॉलेज है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि देखिए सबसे ज्यादा जो सोसाइटी अच्छी बनी हुई है वो ए एरिया में है, ठीक है, तो आप वहां पे प्लॉट लीजिए। अब आपको पता था वहां पे कुछ प्लॉट्स खाली थे जिनका 500 रुपए मार्केट रेट चल रहा था, किसी को इमरजेंसी थी उसको बेचना था, आपने अच्छा डील देख के 450 या 550 में बुक करके रखा है, और 2 महीने बाद आपके पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट आया तो आपने उसको 550 के रेट में या 600 के रेट में उसको सेल आउट कर दिया। 600 तो बहुत ज्यादा हो गया, 550 में सेल आउट कर दिया। तो वहां पे भी आप 50 से 75 रुपया 2 से 6 महीने के अंदर पर स्क्वायर फीट वहां पे अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से भी एक आपको बेनिफिट हो सकता है। ये हमारा प्राइमरी गोल नहीं है, फिर भी मैं आपको जस्ट इन केस एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये ऐसा ना करते हुए भी आपको सिर्फ अगर रेट भी पता है प्लॉट्स की तो भी बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे आप उनको गाइड कर सकते हो, और आपके एरिया का रियल इस्टेट नॉलेज, रियल इस्टेट मार्केट का नॉलेज भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देन एवरेज बजट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जी हाँ, कोई भी क्लाइंट आपके पास जब आएगा आप उसका प्लान बनाओगे, उसके बाद आपको वो एक सिंपल और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा आएगा। तो ऐसे वक्त आपको एक एवरेज बजट की आइडिया होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई क्लाइंट है जिसका बिल्डअप एरिया जा रहा है 1200 स्क्वायर फीट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी जाती है, सब कुछ पकड़ के, इंटीरियर
जो इंटीरियर का मटेरियल होता है वो, कंस्ट्रक्शन का आरसीसी मटेरियल होता है वो, ये सब सारा मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक टोटल जितना भी एवरेज मटेरियल लगता है वो सारा पकड़ के आपका पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना जाता है, मिनिमम कितना जाता है आपके एरिया में, मैक्सिमम कितना जाता है और एवरेज कितना है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल उसको विद इन 5 मिनट्स आप उसको बता सके कि हाँ साहब आपका ये रेंज में घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जा सकता है। देन ग्राउंड वाटर लेवल, देखिए उतना तो इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, लेकिन इसका अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के टाइम में भी ये आपको बहुत काम आएगा। आपके अलग अलग एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल अलग अलग होगा, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन से एरिया में बोर करते वक्त कितनी डेप्थ पे पानी लगा था क्लाइंट को। जैसे आपके अभी हर एरिया में धीरे धीरे आपके क्लाइंट बढ़ते जाएंगे, क्लाइंट नहीं है तो आपके जो पहचान वाले जिनके वो एरिया में घर है उनसे ये इंफॉर्मेशन लीजिए कि उन्होंने अगर बोरवेल घर में की है तो बोरवेल करते वक्त उनको कितना डेप्थ जाने के बाद पानी लगा था, ठीक है। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि ग्राउंड वाटर लेवल किस किस एरिया में कितना कितना है। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि हर एरिया में बोरवेल का खर्चा कितना आ सकता है। जहां पे ग्राउंड वाटर लेवल अप है वहां पे बोरवेल का खर्चा कम आएगा, जहां पे बोर डीप है वहां पे बोरवेल का खर्चा ज्यादा आएगा, सिंपल बात है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको इस सारी फाइनेंशियल नॉलेज का आपके पास अपडेटेशन रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी बातें हैं तीनों, टेक्निकल हो गई, प्रैक्टिकल हो गई, फाइनेंशियल नॉलेज हो गया। इन सारी चीजों का नॉलेज लेके आप खुद को सबसे पहले इंप्रूव कीजिए। ये सबसे बड़ा सेटअप है आपका बीपीडीसी फर्म स्टार्ट करने के लिए। आपको यहाँ सेटअप कैसे करना है, बाकी जहां पे पैसा लगता है वहां पे कैसे सेटअप करना है ये तो हम कर लेंगे, वो बड़ी बात नहीं। लेकिन जो आपका खुद का सेटअप है, खुद के माइंड का और खुद के नॉलेज का सेटअप है, ये आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना है। इसके लिए ऑब्वियसली मैं तो हेल्प आपकी करूंगा ही, लेकिन आपको भी उतना ट्राई करना है। सो गाइज, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे क्लोज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 में। थैंक यू।